कल वाले लेक्चर की बात करें, कल मैंने क्या पढ़ाया। कल मैंने आपको कुछ मॉडरेट फेस के बारे में बताया, आईएनसी के बारे में बताया, सेफ्टी वेल्व के बारे में बताया, और किस तरह से जहाँ पे शुरू में वेलकम किए गए यहाँ पे ब्रिटिशर के द्वारा कांग्रेस के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का मैंने बताया कि किस तरह से पास करवाया। उसमें इंडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई, बजट डिस्कशन की बात हुई, ठीक है, किस तरह से लेजिस्लेटिव एक्सपेंशन को इंक्रीज़ करेंगे, कौन कौन सी डिमांडें रखी गई थी कि हमें हायर पोस्ट मिलनी चाहिए, हमें एंट्री मिलनी चाहिए, सेपरेट करना चाहिए जुडिशरी को कहाँ से, एग्जीक्यूटिव से। और चीज़ें हमने पढ़ी। आर्टिकल 51 के थ्रू हमने पढ़ा सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। कल की बात करना जो कल पढ़ा मैंने कि ये दोनों अलग होने चाहिए, कौन कौन सी पावरें दी थी, कौन कौन सी पावरें नहीं दी गई थी, टैक्स को किस तरह से रिड्यूस करना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बोला कि भाई हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दो, हमें बोलने का अधिकार दो, जो आप आर्टिकल 19 में पढ़ते हो। उसके बाद बोला गया कि आर्मी के ऊपर जो आप फालतू के पैसे खर्च करते हो उसको कम करो। इंडियन वाले कहते थे अंग्रेज़ों को, उन्होंने कहा आर्म्स एक्ट जो 1878 का था, ठीक है, वो अच्छी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करो कि इंडियन को भी ऐसे बोलो कि अगर इंडियन को नीड है लाइसेंस की तो यूरोपियन को भी नीड होनी चाहिए, ऐसा नहीं उनके लिए अलग उनके लिए अलग। और उन्होंने बोले टैक्स सिस्टम है, जमींदारी सिस्टम पे, अलग अलग सिस्टम पे, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। बाकी फिर हमने पढ़ा थी A.O. ह्यूम को बड़ा यहाँ पे रोल रहा। A.O. ह्यूम जो थे, जो फाउंडर थे आईएनसी के, इसके बारे में बताया मैंने। इसमें और मेंबर जो इंक्लूड थे, दादा भाई नौरोजी थे, दिन शाह, ऐसे थे जहाँ पे इंक्लूड। फिर उसके बाद आपने कुछ और चीज़ें इसमें पढ़ी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की बात हुई, और एम क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो ये लेक्चर कुछ कल हमने पढ़े डिमांड के बारे में। जैसे मैं पूछूं कि फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी किसको बोलते हैं, A.O. ह्यूम को बोला था, ठीक है। A.O. ह्यूम को 1885 में आईएनसी एट बॉम्बे सेशन जो देखने को मिला था A.O. ह्यूम के द्वारा। उसके बाद फिर आपको मैंने बताया फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे वो कौन थे, W.C. बनर्जी थे। वो W.C. यानी कि वोमेश चंद्र बनर्जी बोल सकते हो, ये थे। ये जहाँ पार्लियामेंट में नहीं बैठ पाए थे, अनसक्सेसफुल रहे थे। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हम राष्ट्रीय गुरु कहते हैं, राष्ट्रीय गुरु। महात्मा गांधी कोई ऑप्शन लिखा होगा, उनका नहीं टिक करके आया ना कि राष्ट्रीय गुरु जी हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें, इनके द्वारा क्या बनाया गया था याद है? इनके द्वारा बनाया गया था INA, इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाई गई थी, जिसको बाद में मर्ज करके क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मर्ज किया था। और इनके जो एम थे वो सेम थे। और इन्होंने क्या किया था, रैशियल डिस्क्रिमिनेशन को कम करने की बात की गई थी, जो गोरे और काले की बात करें वो। उसके बाद बंगाली न्यूज़पेपर जो था वो इन्हीं का था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था बंगाली न्यूज़पेपर। फिर मैंने पढ़ाया था कल जी सुब्रमण्य अय्यर, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन साउथ इंडिया का बोलते हैं। इनके द्वारा मद्रास महाजन सभा जे बनाई गई, ठीक है। उसके बाद इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर था द हिंदू, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था न्यूज़पेपर। ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के टाइम की बात हो रही है। दादा भाई नौरोजी से स्टार्ट करते हैं आए। इनको बोलते हैं क्या, जो PDF मैंने भेजी उसको ओपन करना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको। ये 3 टाइम INC के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो डेट आपकी 1886 है, 93 है, 1906 है। ये एक इंडिया के अनऑफिशियल एम्बेसडर भी रह चुके हैं इंग्लैंड में। उसके बाद इनके जो न्यूज़पेपर थे रस्त गुप्तार आता है, कौन सी लैंग्वेज में इन्होंने प्रस्तुत किया था, गुजराती लैंग्वेज में। ये ऐसे पहले मेंबर थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में एंटर किया था इन्होंने। इनकी एक बुक थी जिसको बोलते हैं ड्रेन थ्योरी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रोड किस में लिखा गया, ड्रेन थ्योरी में लिखा गया ये जहाँ पे इनकी बुक आप ध्यान रखें। इनका कहने का मतलब यह था कि अंग्रेज हमें लूट रहे हैं, हमारे जहाँ से जो भी चीज़ें हैं अंग्रेज जहाँ से हमारे पास लूट रहे हैं, जिस सारा कुछ उन्होंने अपनी बुक में कहा था ये। बाकी दादा भाई नौरोजी की बात करें, इनका ये कहना था कि अगर ये इन्होंने कहा कि इंडियाज़ वेल्थ वाज गोइंग अवे टू इंग्लैंड इन दी फॉर्म ऑफ, वो सैलरी जो अंग्रेज थे उनकी सैलरी, उनकी जो सेविंग है, उनकी जो पेंशन है, और जो पेमेंट होती है ब्रिटिश ट्रूप की, ठीक है, जो भी उनके सिपाही होते थे अंग्रेजों के, जो कंपनी होती है ब्रिटिश कंपनी, उन सभी जगह पे जो पैसा जा रहा है वो इंडियन का पैसा जा रहा है। ये जहाँ पे इनका कहना था, तभी इन्होंने इनको अलग अलग वे से बोला गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अपॉइंट किया वेलवे कमीशन। और वेलवे कमीशन, आपसे कोई पूछे कि वेलवे कमीशन क्या था, वेलवे कमीशन एक ऐसा कमीशन था जहाँ पे इंडिया के मेंबर की एक इंक्वायरी बैठाई गई इस मैटर में कि बताओ हमारा पैसा बाहर कहाँ जा रहा है, हमारा पैसा बाहर जा रहा है। अगर आप लोग कहते हो इंडियन वालों कि अगर आपका पैसा बाहर जा रहा है, बाहर कहाँ जा रहा है पैसा, हमें ये समझाइए। तो ये बातें बोली गई, पैसा जो बाहर जा रहा है इंडिया से। ये एक कमीशन था वेलवे कमीशन। जी वेलवे कमीशन ऐसे तो क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाद में अगली जो पर्सनालिटी है इनके बारे में आपने याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको कोई पूछे कौन है, जो पॉलिटिकल गुरु हैं महात्मा गांधी जी के सबसे पहले, और इंडियन सोसाइटी के जो नौकर भी अपने आप को बोलते थे, कहते थे हमने इंडियन सोसाइटी यानी कि एक वेलफेयर स्टेट के लिए जितना अच्छे से काम हो सकेंगे वो हम करेंगे। बाकी सुधारक के फाउंडर गोपाल गणेश अगरकर है, इसको जो आगे चलाने वाले थे वो जहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले थे। पब्लिकेशन गोपाल कृष्ण गोखले थे, लेकिन उसके मेन फाउंडर कौन थे, गोपाल गणेश अगरकर जी। किसके थे, सुधारक के। ऐसे क्वेश्चन भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसको मेथड ऑफ मॉडरेट की बात करें, मेथड ऑफ मॉडरेट में क्या क्या बोला गया, जैसे कि इंडियन चाहते थे कि हमें बोलने का अधिकार दो, हमें हायर पोस्ट दो, ड्रेना वेल्थ को, जहाँ पे वो समझ चुके थे। ये सारे मॉडरेट लोग जो थे, मैं मॉडरेट ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, भी ध्यान रखना, ये सारे ब्रिटिश के लॉयल थे। ब्रिटिश के लॉयल का मतलब ये होता है, जैसे सपोज करो कोई इंसान किसी के लिए गलत कर रहा है, वो इंसान ये कहता है कि यार मुझे तो इतने पैसे दे दे, गलत चाहे जो करना तो कर ले, ठीक है। तो जहाँ पे लॉयल टू ब्रिटिश थे मॉडरेट, लॉयल टू ब्रिटिश का यही मीनिंग हुआ कि ये जो मॉडरेट थे ये कहते थे भाई आप हमारी थोड़ी बहुत डिमांडें पूरी कर दो, बाकी आपने जो रूल करना वो करो, जैसे चलाना चलाओ, आप हमारी छोटी मोटी डिमांडें पूरी कर दो। ये लॉयल थे ब्रिटिश के मॉडरेट। यूज पिटिशन, रेजोल्यूशन, मीटिंग, पैम्फलेट के थ्रू, मेमोरेंडम के थ्रू, डेलीगेशन के थ्रू, ये कुछ अपनी डिमांडें रख रहे थे और इन डिमांडों को न्यूज़पेपर में भी छाप रहे थे, ताकि जो वहाँ की जनता है, आम लोग हैं, उनको भी पता चले कि अंग्रेज किस तरह से हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, या कौन कौन सी डिमांडें हमारी पूरी कर रहे हैं और कौन कौन सी डिमांडें हमारी पूरी नहीं कर रहे हैं। और इसमें इन्होंने मॉडरेट ने बोला कि जो फॉरेन गुड्स है उसको हमने बाइकआउट करना है, स्वदेशी मूवमेंट के लिए बात की इन्होंने। उसके बाद इस मॉडरेट में जो मेन बात थी, इसमें सिर्फ एजुकेटेड लोग ही थे। यानी सपोज करो जहाँ 10 बंदे एजुकेट है, मैंने बोला कि कहीं पे हमने अटैक करने जाना है और एजुकेट वाले लोगों को मैंने अच्छी तरह से समझा लिया, जो एजुकेट नहीं होंगे हमारी सोसाइटी में उनको कौन समझाएगा, तो उनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। एजुकेटेड लोगों को ही आगे लेके गए और इनका एम ये था कि हमें स्टेप बाई स्टेप हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। क्या चाहिए, स्टेप बाई स्टेप। जैसे आप बोलो हमने पढ़ना है, स्टेप बाई स्टेप पढ़ाओ, मैं कहूँ नहीं स्टेप बाई स्टेप नहीं भाई, 3 मंथ के अंदर जितनी प्रिपरेशन कर सकते हो करो। आप कहो नहीं सर हमें 3 साल लगाने प्रिपरेशन करने में, स्टेप बाई स्टेप करनी है अपनी प्रिपरेशन। मैंने कहा ऐसे नहीं होगी प्रिपरेशन, तो आप फिर किस तरह के लोग हुए, मॉडरेट लेवल के लोग हुए आप, ये मीनिंग है इसका। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, आगे लिखा कि दे बिलीव इन द पेशेंस, वो बड़े पेशेंस में बिलीव करते थे, बोलते थे कि धीरे धीरे यार काम ठंडे ठंडे तरीके से हो जाए तो मज़े ही आ जाए। रिकन्सिलेशन रादर दैन इन वायलेंस, कहते हैं वायलेंस हमें चाहिए नहीं, लड़ाई झगड़ा हमें चाहिए नहीं, बस मज़े से काम होता रहे। और वहाँ पे इन्होंने क्या किया, कुछ ओपिनियन इंग्लैंड में क्रिएट किए, और मॉडरेट ने इन्होंने क्या किया कि लेक्चर को अरेंज करके वहाँ पे इंग्लैंड में चले गए। वहाँ पे इन्होंने अलग अलग न्यूज़पेपर छापे, और न्यूज़पेपर छाप के इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के जो पॉपुलेशन थी, वहाँ का जो आम जनता लोग थी, उनको भी वो ब्रिटिश के कारनामे बताना शुरू कर दी, ताकि वो लोग भी समझे और बताएं कि किस तरह से वो हमारे ऊपर इस तरह का उनका बिहेव चल रहा है। मॉडरेट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़पेपर यूज़ करे थे, जैसे कि बंगाली न्यूज़पेपर, बॉम्बे क्रॉनिकल, हिंदुस्तान टाइम, इंदु प्रकाश, राष्ट्रगुप्तार, वीकली जर्नल टाइम, सारे न्यूज़पेपर यूज़ कर रहे थे और वहाँ पे अपनी डिमांडें रख रहे थे। अपने आप को स्टेप बाई स्टेप लोगों को समझाने का तरीका था उनका कि भाई हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमारे साथ मिलो, हमारा साथ दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये न्यूज़पेपर के थ्रू चीज़ें फैला रहे थे, ये था। उसके बाद आगे क्या बोला गया, दे आल्सो आस्क द गवर्नमेंट, इन्होंने गवर्नमेंट को कहा टू कंडक्ट एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी बिठाओ जहाँ पे जिन लोगों को जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अंग्रेजों से उसको जो फेस करें वो उसके सामने रखें, बताएं क्या क्या प्रॉब्लम है। और इस मीटिंग में जो सबसे पहले बात की गई, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल मैटर को डिस्कस किया गया, और जो मीटिंग अलग अलग जगह पर रखी गई, इंग्लैंड में, मुंबई में, इलाहाबाद में, पुणे में, कलकत्ता में। यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट तो चाहिए थी, आज़ाद तो हम होना चाहते थे इंडियन वाले, लेकिन चक्कर यही था धीरे धीरे न्यूज़पेपर के थ्रू, मीटिंग के थ्रू, ऐसे स्टेप बाई स्टेप काम कर रहे थे। ऐसा है, जैसे सपोज करो कोई बंदा आए, किसी को कोई काम करवाना है, वो आया, बड़े रिक्वेस्ट कर रहा है, बोलता है आज करी, कल की, परसों की, उसको लगता है 10 दिन के अंदर ये बंदा मान ही जाएगा। एक बंदा ऐसे रिवाल्वर गाली इधर रखी उसने, भाई काम करना नहीं करना है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। जो धीरे धीरे आ रहा है वो क्या है, मॉडरेट है, वो मॉडरेट बनते हैं वो। तो जब मॉडरेट पढ़ा रहा मैं आप लोगों को, अभी एक्सट्रीमिस्ट आगे आएगा, वो किस तरह से देश को आगे लेके जाने में हेल्प करेंगे। तो अचीवमेंट मॉडरेट के क्या थे, इन्होंने नेशनल अवेकनिंग की, लोगों के बीच लोगों को थोड़ा जगाने की कोशिश कर रहे थे। डेमोक्रेसी का आइडिया इनके बीच आया। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ द ब्रिटिश वर, जो अंग्रेज है वो किस तरह से इंडियन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ब्रिटिश जो है वो इंडियन को किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और ये अपना ओवरऑल
ये एक एक स्टेप बढ़ रहे थे। कहाँ? लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के थ्रू ये वहाँ पे धीरे धीरे बैठ रहे थे। वहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई, बजट डिस्कशन की बात हुई, लेकिन अब भी इंडियन के लोगों को वोट देने का कोई भी अधिकार नहीं था। इंडियन के ध्यान से सुनना, लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ मैंने कहा, इंडियन के लोगों को वोट देने का कोई भी अधिकार नहीं था। बजट डिस्कशन करेंगे अंग्रेज, आप चुप करके सुनोगे बैठोगे, लेकिन आपको वहाँ पे कुछ भी इन्वॉल्वमेंट आपकी नहीं होगी। आप सिर्फ सुन सकते हो बैठ के कि बजट डिस्कशन में क्या हो रहा है। बजट डिस्कशन में यही होगा कि कौन सा पैसा अंग्रेजों को कहाँ खर्च करें, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ओवरऑल इंडियन तभी तो कह रहे थे, अभी जहाँ पे जे ताकि आप ऐसे बोल सकते मॉडरेट के टाइम लोगों को ये पता चल गई हमारा पैसा कितना खर्च हो रहा है, इंडियन का पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है पैसा, वो ये बातें बोल सकती हो। तो जाने कि आप बोल सकते हो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर बिठा दिया गया, नेशनलिज्म की बातें चलना स्टार्ट हो गई, ठीक है, डेमोक्रेसी की बात करना स्टार्ट कर दी, एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पता चल गया, काउंसिल एक्ट के बारे में पता चल गया, बजट डिस्कशन की बारे में बात चल गई, और इंडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में भी यहाँ पे पता चल गया। बाद में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात करें, ये एक्ट जो पहली अचीवमेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इसमें जो एडिशनल मेंबर यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर थे उनको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। पहले 6 से 12 थे, अभी 10 से 16 रख दिए, और 10 से 16 जो मेंबर रखे इसमें 10 नॉन ऑफिशियल थे और 6 ऑफिशियल थे। पेपर में क्वेश्चन आता है कि इसमें नॉन ऑफिशियल कितने थे? 10 थे। ऑफिशियल कितने थे? 6 थे। ये ध्यान रखना है। और इनके सामने बजट डिस्कशन की बात की गई, और जहाँ पे जो इंडियन वाले क्या कर रहे थे, जो उनके द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया कि आपके द्वारा ये कानून गलत है, आपके द्वारा वो चीज़ें गलत है, वो उनको ये क्या कर रहे थे? क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। लेकिन इस बजट जो पास करते थे इसमें वोट देने का अधिकार उनको नहीं था, ना ही वो कोई अमेंडमेंट कर सकते थे। सिर्फ जहाँ पे मेंबर की संख्या जो थी वो इस एक्ट में इंक्रीज़ की। आपसे मैं पूछूं 1892 का एक्ट क्या था, आपने बताना है कि इसमें मेंबर की इस जो स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी, ठीक है, लेकिन वोट देने का अधिकार इसमें नहीं था। उस वक्त बजट डिस्कशन कर सकते थे, पैसा कहाँ जा रहा है पता चलना स्टार्ट हो गया था इनको। तो इतनी सी बातें इसमें कही गई। आगे बात करें कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट नेशनलिज्म की बात करें, तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन था, जैसे कि इनको पता चल गया ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बारे में, यानी कि पूरा ओवरऑल इस चीज़ से जो निकल के आ रहा था वो क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने अंग्रेजों को। भाई जो फालतू का पैसा आप खर्च कर रहे हो इसको आप हमारे इंडियन के ऊपर लगाओ, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का वहाँ पे लगाओ, ठीक है, बिजनेस में लगाओ, फैक्ट्री जो इंडस्ट्री है वहाँ पे लगाओ, हेल्थ के ऊपर लगाओ, क्यों फालतू पैसा खर्च कर रहे हो यहाँ से पैसा ले लेके। तो ये चीज़ें इसमें बोली गई है। यानी कि देखो लास्ट लाइन में लिखा गया कि इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस ऑन द इकोनॉमिक ग्राउंड दे आस्क एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो इन दोनों को अलग रखो ताकि प्रॉपर तरीके से वो कानून को इम्प्लीमेंट कर सके। ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही थी। आगे पेज पे चले तो दे क्रिटिसाइज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग जुडिशियल सिस्टम, एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी जो उनकी बनाई गई थी उनके बारे में उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया इंडियन ने। उन्होंने जहाँ पे और इरिगेशन वर्क इम्प्रूवमेंट जो एग्रीकल्चर का था, एग्रीकल्चर बैंक थे, कल्टीवेटर थे, उन्होंने बोला कि इसके वेलफेयर के लिए जितना हो सकता है उतना अच्छा करो, फालतू का पैसा खर्च कम करें। दे फोर्ट फॉर द सिविल राइट, उन्होंने अपने राइट के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया इंडियन ने। उन्होंने बोला हमें राइट दो, स्पीच का, थॉट का, एक्सप्रेशन का, फ्री प्रेस का थॉट दो, वो था ही नहीं इंडियन के पास। और उन्होंने कहा कि कुछ मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज़ जो थे उन्होंने लोगों के बीच लाना स्टार्ट कर दिए ताकि सारे जहाँ पे अपने राइट के लिए लड़े और बन सके कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल का बन सके, जो चीज़ को आप आज नहीं पढ़ते हो। ओवरऑल जहाँ पे नेशनलिज्म देखने को मिल रहा है, जो इम्पेरियलिस्ट बोल सकते, इम्पेरियलिज्म जो था उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे कि अंग्रेज जो जहाँ पे कॉलोनियाँ बना रहे थे, कॉलोनी बना के जो इंडियन को लूटने की बात कर रहे थे, तो उसको ख़त्म करने की बात ये कर रहे थे। बाद में जहाँ पे कौन आया, बाद में जहाँ पे आए एक्सट्रीमिस्ट। आप बोलोगे एक्सट्रीमिस्ट का क्या काम था? लॉर्ड कर्जन एक ऐसा बंदा था जिसने क्या किया, बंगाल पार्टीशन की बात की। बंगाल पार्टीशन की जब इसने बात की, बंगाल पार्टीशन हुआ क्यों? क्योंकि वो चाहते थे इंडियन की हमें एक लोकल पावर दे दी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट बनाओ, हमें पावर मिलनी चाहिए। ये बीच में इन्वॉल्व हो गया, घुस गया वहाँ पे बीच में, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मॉडर्न रेट जो थे वो अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट थोड़े से अलग हो गए। तो इसके द्वारा सबसे पहले पढ़ते हैं लॉर्ड कर्जन के जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1899 और 1905 का था। और जहाँ पे इनको पता चल गया था जो मॉडरेट है इनसे होना है कुछ नहीं, ये सिर्फ बैठेंगे, थोड़ी बहुत बातें करेंगे,
स्टेप बाय स्टेप सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो बाकी अंग्रेज यहाँ पे चलाक थे, एक्सट्रीमिस्ट बड़े खतरनाक थे, जे थे सीधे सीधे वायलेंस क्रिएट करने वाले लोग थे। इनका एक ही एम था, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए हमें एक ही झटके में, ऐसा नहीं कि स्टेप बाय स्टेप चाहिए हमें। तो इनका एम सेल्फ गवर्नमेंट का था और इनका जो लॉर्ड कर्जन था इसका ओवरऑल काम था डिवाइड करना कि कॉलोनी बनाओ, इंडियन को लूटो, जहाँ का पैसा वहाँ ले जाओ, ऐसे करो वैसे करो, ये काम था इसका। तो देखो बोला गया कि इसका थॉरो इम्पेरियलिस्ट ओवरहॉल द इंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट इसके द्वारा लाया गया 1899 में, ये पास किया गया। ये एक्ट ये था कि नगर निगम में घुसो और इंडियन की स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करो, इंडियन की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी, अंग्रेजों की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इस एक्ट में ये बोला गया। बाकी आगे क्रिएटेड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये आगे अपने एक एक करके पढ़ने ये क्या क्या है, ठीक है। आगे वाले पेज पे आए। कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट 1899 का क्या था, जो इलेक्टेड मेंबर थे उनकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया, जो इनके अपने मेंबर थे ऑफिशियल मेंबर उनकी स्ट्रेंथ को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया गया। बड़ी सारी रिप्रेजेंटेशन जो थी लॉर्ड कर्जन ने अपने अंग्रेजों को दी, इंडियन को नहीं दी उसने, और इंडियन को उसके अगेंस्ट कर रहा था। इसके द्वारा कुछ अच्छे काम भी किए गए हैं। पुलिस कमीशन बनाया गया 1902 में, पुलिस कमीशन किसकी चेयरमैनशिप में बनाया गया था, इसके द्वारा एंड्रयू फ्रेजर की चेयरमैनशिप में बनाया गया था, याद रखना। उसके बाद इसके द्वारा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 का लाया गया। इसमें एक कमीशन बनाया इसने, उस कमीशन का नाम है रैलेग कमीशन 1902 में, और बोला गया कि जितनी भी इंटायर यूनिवर्सिटी हैं 1904 एक्ट के थ्रू वहाँ पे जो भी होगा वो हमारे अंग्रेज बैठेंगे, इंडियन को हम अलो वहाँ पे कम करेंगे, ज़्यादा कौन बैठेगा, अंग्रेज बैठेंगे वहाँ पे। जे इसके द्वारा वहाँ पे स्टेटमेंट दी गई, यानी कि जितनी भी यूनिवर्सिटी होगी इंडिया में अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की होगी, वो अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसको CID बिठा दिया गया, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ये कुछ अच्छे काम थे। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट वाज ओपन इन ईच डिस्ट्रिक्ट, और 1901 में इसको सेटअप किया गया ICC को। ICC की फुल फॉर्म है इंपीरियल कैडेट कॉप है, यहाँ पे इसको सेटअप किया गया। एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाए गए इसके द्वारा, और सेटअप किया गया फैमिन कमीशन, सेटअप किए गए फैमिन कमीशन। और पब्लिक लैंड एलिनेशन जो एक्ट था 1900 का, इसमें किस तरह से एग्रीकल्चर लैंड को जहाँ पे प्रॉफिट करना है, जो जहाँ पे अटैचमेंट है उसकी एक एग्जीक्यूशन किस तरह से वो लूटी जा रही है अंग्रेजों द्वारा, उसको रोकना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएगी 1904 में। डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का एस्टेब्लिश किया गया, डेट याद रखनी है यहाँ पे, ईयर याद रखना है 1901। लॉर्ड कर्जन फाउंडेड एन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट बिहार 1901 में, ये ध्यान रखना। उसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली में। तो कुछ इसके द्वारा एंशिएंट मोनूमेंट को भी प्रिजर्व करने की बात की गई। एंशिएंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन का एक्ट है 1904 का, बोला गया कि जो पुराने हमारे मोनूमेंट है उनको भी हम जहाँ पे प्रिजर्व करके रखेंगे, जिसके अच्छे काम थे कुछ, ताकि लोकल बॉडी उसको प्रिजर्व करके रखेगी तो आने वाली जनता उसको देख पाएगी। सेडिशन एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 में लाया गया, यानी कि इसमें ये एक्ट आप पूछो ये एक्ट क्या था कि जितनी भी डिस्कशन, जितनी भी मीटिंग हमारे बीच होगी अंग्रेज और इंडियन के बीच, उसका कोई भी सीक्रेट लीक नहीं होना चाहिए। और कुछ भी इंफॉर्मेशन लीक हुई तो अंग्रेज ये कहते थे हम आपको पनिश करेंगे, सज़ा देंगे, ये याद रखना। तो ये बंदा थोड़ा सा ख़तरनाक भी था कुछ एंगल से, और कुछ एंगल से ठीक भी था। तो जब इतना कुछ हुआ, इतना कुछ देखा, मॉडरेट तो ये थे, लेकिन किस तरह से मॉडरेट ने जितने जितने स्टेप बाय स्टेप काम किया, जो इनको डिवाइड करने वाला था लॉर्ड कर्जन, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो एक्सट्रीमिज़म थे ना वो उनके अंदर आग लग गई, वो जाग पड़े। और एक्सट्रीमिज़म का जो टाइम पीरियड है वो 1905 से लेकर 1917 तक चला हुआ है। इनको सीधा एम ये था कि सीधे तरीके से नहीं, बोल्ड मीन्स खतरनाक तरीके से काम करेंगे अभी हम। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे, एक्सट्रीमिज़म जो थे वो खतरनाक बंदे आपने याद रखने हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, इनकी लिस्ट आप याद रखिएगा। पेपर में पूछते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट इसमें से कौन थे और मॉडर्निस्ट इसमें से कौन कौन थे। ये बंदे थे खतरनाक। जब इन बंदों के बारे में हम कल पढ़ेंगे कि राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म कैसे इनके द्वारा चलाया गया, किस तरह से सेल्फ गवर्नमेंट बनाई गई, किस तरह से अंग्रेजों को भगाया गया। जैसे कि आप पढ़ते हो जब बहुत से मॉडरेट की बात करें, एक्सट्रीमिज्म की बात करें, बड़े खतरनाक थे। जैसे गांधी जी के द्वारा डू और डाई का नारा दिया गया, सारे लोग एकजुट खड़े हो गए, वायलेंस क्रिएट हो गया, दंगे फसाद स्टार्ट हो गए, एक नारा लगाते थे सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो यानी कि एक्सट्रीमिज्म का होना बड़ा जरूरी था, ताकि एक दूसरे की स्टेटमेंट को वो फॉलो कर सके। यानी कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे काम,
हाँ जी होगा होगा, नहीं तो आज फिर हमने अंग्रेज़ों के अंडर ही रहना था अगर ये ऐसे बंदे नहीं होते जो जितने फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, देश के लिए जान वगैरह दी है। पढ़ते रहते हो आप, पढ़ोगे सारा हिस्ट्री में, मैं पढ़ा दूंगा आपको कि कैसे कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे लोग जहाँ पे देखने को मिले, कौन कौन से रूल अंग्रेजों द्वारा किए गए। तो इस टाइप को हम आगे कल करेंगे। इस पीडीएफ को थोड़ी सी एक नज़र